नई बहू की जादुई डोली। डॉली अपने कमरे में दुल्हन का दुपट्टा ओढ़े, हाथों में चूड़ी पहने शीशे के सामने नाचते हुए कहती है, कब वो दिन आएगा जब हम भी मेहंदी लगवाएंगे, ना जाने कब आएंगे और डोली में ले जाएंगे। बारी ना आई हमारी, बारातें देखी सारी, नाचे हम सब की बारातों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। तभी उसकी माँ प्रेमा उसके सिर पर टपली मारकर कहती है, आ तो गया वो दिन, अब और क्या चाहिए। चल नीचे, तेरी मेहंदी की रस्म है, मेलो ड्रामा कहीं की। माँ, अपनी बेटी के साथ भी नाचो ना, फिर तो मैं चली जाऊंगी। एक रील बनाऊं आपके साथ? अरे मुझे तेरी तरह मुंह बनाकर मटकना नहीं आता। अरे माँ, आपको कुछ नहीं करना, खड़े होकर मेरे गाल पर हाथ रख देना और मैं आपको गले लगा लूंगी। ठीक है ठीक है। तभी डॉली फोन के सामने अपनी माँ के गले लगते हुए रील बनाती है। जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और डॉली कहती है, अरे माँ, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? बदतमीज, तू भी तो रो रही है। हाँ, तो मैं तो छोड़कर चली जाऊंगी ना, डोली में बैठकर अपने ससुराल में। हाँ, डोली से याद आया, तेरी डोली में जाने की इच्छा को पूरी कर दिया है मैंने। तेरी डोली आ गई है नीचे, एकदम खूबसूरत वाली। आज के जमाने में लड़कियां कार में बैठकर अपने दूल्हे के साथ जाती हैं और हम मैडम जी को डोली में जाना है। आउच माँ, मेरे कानों में दर्द हो रहा है, छोड़ो ना कान। माँ, शादी एक बार ही होती है, मुझे कार में नहीं जाना था, मुझे डोली में जाने का मन था इसलिए। हाँ हाँ, पता है। तभी प्रेमा डोली को नीचे मेहंदी लगवाने के लिए ले जाती है, जहाँ सारा डेकोरेशन हरे रंग की मेहंदी की थीम पर होता है। डॉली के मेहंदी लगती है, वहीं साथ में नाच गाने का जश्न भी चल रहा था। कुछ देर बाद डॉली अपनी डोली को देखकर खुश हो जाती है। अगले दिन दूल्हा दुल्हन सुंदर से शादी के जोड़े में बैठे थे, जहां वो पंडित की बातों पर उनके वचन सुनते हुए हंस रहे थे। पुत्र वधू, इन 7 वचनों में एक वचन ये है कि आप कभी भी अपने स्वामी जैसे पति को बिन बताए कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा पंडित जी, मैं वचन देती हूँ, इनको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। पर अगर ये मुझे बिना बताए कहीं जाएं और मेरी इच्छा को पूरी ना करे तो मैं क्या करूँ? तो पुत्री, तुम्हारे हाथ में जो बेलन, झाड़ू, डंडा, करछी आए, उससे अपने स्वामी जैसे पति को अपना असली रूप दिखा देना। पंडित जी, ये तो गलत बात है, नाइंसाफी हो जाएगी हमारे साथ। यदि हम इनके किसी बात को मना कर दे तो चित्त भी इनकी और पट भी इनकी होती है। बेटा, ये तो प्रकृति का नियम है, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। देखा देखा जी, पंगे मत लेना मुझसे। अरे पंडित जी, जल्दी मंत्र पढ़िए, उसके बाद मैं नागिन डांस करूंगी। ऐसे मैं नागिन 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 डांस नचना। बस बस साली साहिबा, अब क्या नागमणि लेकर ही मानोगी? इस तरह हंसी ठिठोली के साथ दोनों की शादी संपन्न हो जाती है और विक्रम कार में बैठकर और डॉली डोली में बैठकर ससुराल के लिए निकलती है। रास्ते में डॉली डोली के अंदर बैठकर कहती है, बहुत मजा आ रहा है, मेरा नया जीवन शुरू होने वाला है अब। डॉली के इतना कहते ही उसकी डोली टूट जाती है और वो गिर जाती है। तभी उसका भाई नील उसे उठाकर कहता है, बहन तू ठीक तो है ना, ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, पर मेरी डोली टूट गई। अब मैं अपने ससुराल कैसे जाऊंगी? मेरे ससुराल वाले इंतजार कर रहे होंगे। बहन, दूसरी डोली आने में और तेरी डोली को ठीक करवाने में टाइम लगेगा। क्या करें, जीजू को बता दूं क्या? अरे नहीं नहीं। अरे बाबा बाबा, गाड़ी आ रही है, हटिए सामने से। एक बूढ़ा व्यक्ति उसी सड़क से गुजर रहा था कि एक ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था। डोली उन बूढ़े बाबा को उस ट्रक से बचा लेती है और हाथ में उनके चोट लग जाती है और कहती है, अरे बाबा, आपके हाथ से तो खून बह रहा है, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। नील, तू किसी को ये बात मत बताइयो, मैं पास के हॉस्पिटल में उन्हें ले जाती हूँ। पर दीदी। तभी डॉली उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाकर मरहम पट्टी करवा देती है और वो बाबा कहते हैं, बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। वो क्या है ना, कानों से कम सुनाई देता है, ट्रक का हॉर्न सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं बाबा जी, आप रोड के किनारे चला कीजिए। क्या हुआ बेटा, तुम बड़ी परेशान लग रही हो और तुम दुल्हन के जोड़े में हो, क्या बात है बताओ। वो बाबा, मैं जिस डोली में जा रही थी वो डोली टूट गई है,
अब मैं अपने ससुराल कैसे जाऊं समझ नहीं आ रहा। इसी हॉस्पिटल के बगल में मेरी झोपड़पट्टी है, वहाँ डोली रखी है। तुम उस डोली को ले जाओ बेटा, तुम्हारी वो जिंदगी भर की मदद हो जाएगी। क्या मतलब बाबा? मैं कुछ समझी नहीं। वक्त आने पर सब समझ आ जाएगा बेटा। घर जाकर वो डॉली को अपनी डोली दे देते हैं, जहां उसके भाई उसे उसी डोली में बिठाकर उसके ससुराल के चौखट पर रखते हैं कि इतने में उसका देवर कुणाल परेशान होकर अपने भाई से कहता है, भाई मैं बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगा भाई। मेरे 2 लाख रुपए उस प्रोजेक्ट में लगे थे जो डूब गए, इसलिए बॉस ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया। मेरे सारे पैसे और नौकरी गई। उन्होंने कहा है जब तक 2 लाख रुपए नहीं दूंगा तब तक वापस ऑफिस में शामिल नहीं करेंगे। मेरे पास भी पैसे नहीं है, सारा पैसा शादी में लगा दिया। हे भगवान, देवर जी और विक्रम तो बहुत परेशान हैं। काश उनकी परेशानी दूर करने के लिए मेरे पास 2-3 लाख रुपए होते जिससे मैं उनकी मदद करती। डॉली के ऐसा कहते ही उसकी डोली में एक तेज प्रकाश होता है जिसमें नोटों की ढेर सारी गड्डियां आ जाती हैं। पैसों को देखकर डॉली आश्चर्यचकित रह जाती है। हे भगवान, मैंने तो सिर्फ पैसों का जिक्र किया था, इतने सारे पैसे कैसे आ गए? कहीं उन बाबा की वजह से तो नहीं? उन्होंने कहा था वक्त आने पर पता चल जाएगा। इसका मतलब ये एक जादुई डोली है। मैं देवर जी को ये पैसे दे देती हूँ। बाहर आकर डॉली पैसे की गड्डी को अपने देवर के हाथ में रखकर कहती है, देवर जी, आपको अपनी नौकरी नहीं खोनी पड़ेगी। ये लीजिए 3 लाख रुपए हैं, आप अपने बॉस को दे सकते हैं। भाभी आप बहुत अच्छी। शुक्रिया भाभी, पर इतने सारे पैसे आप डोली में लेकर क्यों आ रही थी? वो बैग में रखना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए अपने साथ ही सेफ्टी के तौर पर लेकर आई थी। डॉली, तुमने तो ससुराल में आते ही परेशानियों को खत्म कर दिया। मैंने बहुत अच्छे जीवन साथी से शादी की है। सच में मेरी बहू लाखों में एक है। अब अंदर भी चलो कि यहीं पर खड़े रहना है? अरे भैया, इस डोली को ले जाओ, कोई काम नहीं। नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज प्लीज इस डोली को कहीं मत भेजिए, इससे मेरी शादी की यादें जुड़ी हैं। मैं इसे अपने कमरे में ही रखना चाहती हूँ, प्लीज माँ जी। अच्छा ठीक है। तभी सास डॉली का अच्छे से गृह प्रवेश कराती है और उसके कमरे में ही उसकी डोली रखवा देती है। कुछ ही दिनों में डोली घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। एक दिन ऑफिस के बाहर से विक्रम की कार चोरी हो जाती है। ये बात वो घर में आकर सबको बता देता है। तभी डॉली कहती है, विक्रम जी कितना परेशान है, उन्हें ऑफिस जाने में कितनी प्रॉब्लम थी, उनकी मदद करनी चाहिए और हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। अरे हाँ, वो जादुई डोली मेरी मदद कर सकती है। तभी डॉली अपने जादुई डोली में बैठकर कहती है, हे जादुई डोली, मेरी मदद करो। मेरे पति के पास पैसे नहीं हैं, उन्हें कार की जरूरत है, मुझे पैसे दे दो। ये कहते ही जादुई डोली में तेज प्रकाश के आते ही उसके सामने और हाथों में नोटों की गड्डियां आ जाती हैं, जिसे वो अपने पति के लिए एक बेहतरीन कार खरीदकर परिवार के सामने उसे सरप्राइज देती है, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो जाता है। तभी सास उसकी बलाएं लेकर कहती है, बहू, तुम मुझे साक्षात लक्ष्मी देवी का रूप लगती हो, जो हमारे घर की सारी परेशानियों को चुटकी में दूर कर देती है। माँ जी, कैसी बातें करती हैं आप? परिवार की मदद करना तो मेरा फर्ज है। चलो तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले चलो। तभी दोनों नई कार में लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं कि सामने डोली को भूखे अनाथ बच्चे दिखाई देते हैं। विक्रम जी, ये बच्चे बहुत भूखे और बेसहारा हैं। मैं इन्हें ऐसे नहीं देख सकती, मुझे इनकी मदद करनी है। ठीक है। तभी डॉली गाड़ी से उतरकर मासूम 5-6 बच्चों का भरपेट खाना खिलाती है, फिर उन्हें अच्छे अनाथालय में छोड़ देती है। घर जाकर वो अपने जादुई डोली में बैठकर कुछ पैसे मांगती है, जो वो अनाथ बच्चों के आश्रम में सभी बच्चों के लिए लाती है। इस तरह डॉली अपनी जादुई डोली से गरीब भूखे अनाथ बच्चों, बूढ़े बूढ़ों की मदद करती है। किसी को जादुई डोली के बारे में पता नहीं लगता और वो हमेशा उसे अपने पास रखती है। सलोनी बेहद छोटी थी जब एक रोज उसके घर को भीषण आग ने घेर लिया, जिसमें उसके माता पिता जलकर खाक में मिल गए। इस पूरे घटना ने सलोनी को भीतर तक झकझोर कर रख दिया, जिससे उबरने में सलोनी को कई सप्ताह का समय लग गया। सलोनी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में उसकी माँ की छवि उभर कर आती है और वो कहती है, मुझे याद है कि मैं कैसे लोगों के कपड़े सिला करती थी। मैंने भी माँ से कपड़े सिलना सीख लिया था, इसीलिए अब मैं कपड़े सिलना शुरू करूंगी, ताकि मुझे किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े, ताकि मैं अपनी मेहनत की कमाई से बने खाने का कौर खा सकूं। सलोनी की इस सोच से उसकी सहेली आरती और आंचल ने पैसों से उसकी बढ़ चढ़कर मदद की, जिससे सलोनी ने सस्ते दाम पर एक सिलाई मशीन खरीदकर लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया। वैसे तो तेरे खेल बड़े निराले हैं ऊपर वाले, जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। तू हमेशा उसे ही छीनता है।
बड़ी मुश्किल से मुझ अनाथ ने इस दुखदाई दुनिया में अकेले जीने की हिम्मत जुटाई है। बस इतनी रहमत करना कि सिलाई के काम में मैं पेट पालने भर कमा लूं। अचानक चमेली सिलने वाले कपड़ों की गठरी के साथ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, मानो भगवान ने उसको जवाब भेजा हो। अरे सलोनी बेटी, सुना है कि तू सिलाई बुनाई का काम शुरू कर रही है। 16 आने सच सुना है चमेली काकी। माँ बाबूजी का साया तो मुझ अनाथ के सर से छिन चुका है। अब तो अपने हाथ पांव ही आस है, और फिर इस पापी पेट की आग बुझाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। 12 बरस की उम्र में इतने सयाने शब्द कहाँ से सीख लिए तूने। खैर छोड़ो, ये मेरी बनारसी साड़ी का ब्लाउज है। जितना जल्दी तैयार कर देगी उतना जल्दी दाम दे दूंगी। चिंता ना करो चमेली काकी, कल सवेरे तक ये चारों ब्लाउज बनाकर ले आऊंगी आपके घर। चमेली के जाने के बाद गरीब अनाथ सलोनी भूखे प्यासे रात आंखें फोड़ फोड़ कर ब्लाउज सिलती है और देर रात 2 बजे गहरी सांस भरते हुए कहती है, दोनों ब्लाउज सिलकर तैयार हो गए। अब बाद में इनकी तुरपाई करनी है। 3 बजे तक निपटा लेती हूँ। अनाथ सलोनी देर रात के 3 बजे तक ब्लाउज की तिरपाई करके सो जाती है और अगली भोर होते ही ब्लाउज लेकर चमेली के घर चली आती है। ये लो चमेली काकी ब्लाउज। अरे क्या बात है सलोनी, सिलाई बुनाई की तो बड़ी पक्की है। कितना गोल गला गड़ा है ब्लाउज का, और तुरपाई भी कितनी महीन है। तू तो अव्वल दर्जे की दर्जी निकली। चमेली सलोनी की बड़ाई करके उसे पैसे दे देती है। कई साल बीत जाते हैं। सलोनी अब पूरी तरह से सयानी हो चली थी। एक दिन उसकी दोनों सहेलियां आंचल और आरती उससे मिलने दर्जी की दुकान पर आती है। अरे सलोनी, कम से कम इतवार को तो अपने सिलाई मशीन को छोड़कर अपनी सखी सहेली से मिल लिया कर। जाने कितने दिन का साथ और बचा है। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि अब हम तीनों सहेलियों का बचपन बीत चुका है। अब तो साजन के घर जाने की बारी है। मेरी शादी को लेकर तो माँ बाबूजी के सैकड़ों अरमान हैं। शादी की साज-बाज की बात सुनकर अनाथ सलोनी का चेहरा फीका पड़ जाता है और उसकी आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। अरे क्या हुआ सलोनी? तेरी आंखों से तो अभी आंसू छलक रहे हैं, जैसे कि तेरी विदाई अभी हो रही है। नहीं आंचल, शायद मेरे निर्दय निगोड़े भाग्य में शादी का सुख नहीं है। अनाथ हूँ, कोई क्यों मुझ मनहूस को अपने घर की बहू बनाएगा। ऐसा कहते हुए अनाथ सलोनी फपक फपक कर रोने लगती है और गुजरते समय के साथ उसकी दोनों सहेलियां आंचल और आरती की भी शादी हो जाती है, जिसके बाद सलोनी पूरे तौर से अकेले पड़ जाती है। तभी गांव में रहने वाली रज्जो उस अनाथ दर्जी की दुकान पर दस्तक देती है। अरे सलोनी, तुझे मालूम है बचपन में जिन सखी सहेलियों के संग तू खेलिया करती थी, और तू अब तक कुंवारी या फिर यूं कहे कि बीमारी बनकर बैठी हुई है। सालों से देख रही हूँ, दर्जी बनकर अठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपाती है। तेरी हथेलियां तो सिलाई मशीन और उसके धागे में उलझकर ही रह गया। खैर, ये ब्लाउज सिल देना, कल मुझे शादी में जाना है। रज्जो की तानेबाजी अनाथ सलोनी के दिल को छल्ली छल्ली कर देती है और उसके जाते ही सलोनी औंधे मुंह गिरकर अपने आंसू से धरती को भिगोने लगती है। तभी एक नौजवान जिसका नाम नीरज था उसके सामने रुमाल बढ़ाकर मर्म लहजे में कहता है, ये लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए। सलोनी हड़बड़ाहट के साथ उठ खड़ी होती है और पूछती है, माफ कीजिएगा, आज से पहले मैंने आपको गांव में देखा नहीं। जी, मेरा नाम नीरज है और मैं यहाँ का नया IAS ऑफिसर हूँ। ओह, तो आप सरकारी मुलाजिम हैं। कहिए, यहाँ कैसे आना हुआ? जी, वो मेरे दफ्तर में सभी नौजवानों ने आपके सिले शर्ट पहने हुए थे और मैं तो सिले शर्ट ही पहनता हूँ, इसलिए क्या आप ये शर्ट सिल देंगी मेरे लिए? जी जरूर। उस रोज से नीरज सलोनी की सादगी में खोता चला जाता है। वो हर दिन किसी न किसी बहाने सलोनी को नजर भर देखने के लिए वहां आता है। सलोनी के मन में भी नीरज के प्रति प्यार की छवि उभरने लगती है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब नीरज अपने प्यार का इजहार करता है। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं रोज तुम्हें देखता हूँ और मैं बस इसलिए आता हूँ क्योंकि बस मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। देखो सलोनी, मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर सलोनी के शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं। वो बिना पलक झपकाए नीरज को एकटक निहारना शुरू कर देती है। मगर नीरज जी, आप एक बड़े अफसर हैं, फिर आप मुझ मामूली सी दर्जी से दिल लगी कैसे कर सकते हैं, ये जानते हुए भी कि मैं एक अनाथ हूँ
हमारे दायरे अलग है। मैं एक अनाथ गरीब दर्जी हूँ और आप एक बड़े अफसर। सलोनी, मैंने बहुत सोच समझ कर ही शादी का फैसला किया है। मुझे हमेशा से ऐसी जीवन साथी की तलाश थी जो सादगी से भरपूर और सुलझी हुई हो, और मेरी तलाश तुम पर खत्म हुई, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सलोनी फूले नहीं समाती और कहती है, माँ बाबूजी के यूं चले जाने से मैं इस कदर टूटकर बिखर गई थी कि भगवान शब्द से मेरा भरोसा ही उठ गया था। खुद को धरती का धूल समझने की भूल कर बैठी, मगर अब मेरे जीवन में भी खुशियों के रंग होंगे। सलोनी के शादी की खबर पूरे गांव में नगाड़े की धूनी के जैसे छा जाती है। हर घर में सलोनी के हौसले को सराहा जा रहा था। गांव का पुरुष प्रधान समुदाय उसके घर आता है। अरे सलोनी बिटिया, अरे कहाँ है तू? अरे धूपन चाचा, आप यहाँ सभी के साथ? हाँ बेटिया, अब हम सभी तेरे बाबूजी बनकर तेरी शादी का मंडप बांधेंगे, तेरा कन्यादान करेंगे और तेरी विदाई भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ये सुनकर सलोनी का मुरझाया हुआ मुखड़ा खुशी से खिल उठता है। कुछ लोग मंडप बना रहे होते हैं तो कुछ लोग घर को सजाने धजाने में लगे हुए होते हैं। शादी का दिन दस्तक देने में ठीक से 2 दिन भी नहीं। मुझे शादी का जोड़ा सिलना बुनना अभी बाकी है। चल सलोनी, अभी तो तेरी हल्दी मेहंदी की रस्म बाकी है बेटी। रस्म के साथ साथ अनाथ दर्जी सलोनी अपने हाथों का हुनर साध कर अपनी शादी के लिए सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार करती है। पूरा गांव गढ़ मिलकर शादी की तमाम रस्म में शामिल होते हैं। कहीं औरतें सलोनी को हल्दी उपटन लगाती तो कहीं शहनाई में शादी की धुन बज रही थी। शादी के दिन पूरा गांव जुगनू के जैसे जगमगा रहा था, जिसे देखकर दुल्हन के जोड़े में निखर रही सलोनी कहती है, माँ बाबा, आज आपकी बेटी की शादी है। जब ब्याह के बेला पर ध्रुव तारा देखूं तो अपना आशीर्वाद उस ध्रुव तारे के साथ भरकर भेज देना। थोड़ी ही देर में बारात नाचते गाते हुए अनाथ दुल्हन के डेरे में दस्तक देती है, जहां गांव गढ़ बढ़ चढ़ कर उनका आदर सत्कार करते हैं, जिसके अंत में संपूर्ण विधि विधान से सलोनी की शादी नीरज से हो जाती है और वो अनाथ लड़की से सदा के लिए सुहागन बनकर नीरज के साथ खुशहाल जीवन की नींव रखती है। तो दोस्तों, यही थी हमारी अनाथ लड़की की शादी की कहानी।